बिल्कुल, एक मिनट में लगभग 4 लोग मरे और लगभग प्रति 3 मिनट में एक मृत्यु होती है सड़क सुरक्षा में। जर्नी शुरू हुई थी 2013 में। सबसे पहला सवाल पापा का था कि अब क्या करोगे, कि एनजीओ में पैसा नहीं मिलता, उसमें कैसे घर कैसे चलाओगे। जो कुछ नहीं कर सकता वो समाज सेवा का चोला पहन लेता। तो पहले साल की एनजीओ की बैलेंस शीट थी 95,000 की। नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज और आज हमारे पॉडकास्ट शो के पहले मेहमान हैं कपिल। कपिल काफी यंग एज में ऐसा काम कर रहे हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि समाज में बहुत कम ऐसा स्टेप उठाते हैं। अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग कैरियर छोड़कर एक एनजीओ यानी चैलेंजिंग कैरियर इन्होंने स्वीकार करा और उसे पिछले कई सालों से रन कर रहे हैं। खुद ही नहीं मोटिवेट हुए हैं, अपने साथ साथ अपनी कम उम्र से लोगों को भी काफी समय से मोटिवेट कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं सामाजिक में, शिक्षा में, पर्यावरण में। जो इनका काम रहा है मोटा मोटा वो खासकर पर्यावरण और शिक्षा को लेकर रहा, जिसमें इन्हें देश प्रदेश में कई जगह पर सम्मानित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आज इनसे बात करेंगे एनजीओस को लेकर, एनजीओ किस तरीके से देश में, प्रदेश में या शहरों में काम करते हैं और खासकर जो हमारे देश में और दुनिया में से पर्यावरण पर जो चिंताएं जताई जा रही हैं एसी हॉल्स में बैठकर, इनका क्या सोचना है, क्योंकि ये उस फील्ड से आते हैं और उसी चीज के एक्सपर्ट भी हैं। तो कपिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे धन्यवाद वन में थर्ड आई न्यूज के। बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में, कैसे कहाँ पढ़े, कैसे क्या हुआ। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2013 में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद में मैंने जॉब करी 1 साल, और जब जॉब में बहुत ज़्यादा ऐसी किक नहीं मिली, जब ऐसा लगा कि ये शायद ये वो काम नहीं है जो आप जीवन भर करना चाहते हैं, तो फिर उसको छोड़ करके मैं वापस अपने शहर मुरादाबाद आया। यहाँ लगभग 1 साल एक सामुदायिक संस्था के साथ में काम किया, कम्युनिटी पे काम किया, नशा मुक्ति को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी का सेटअप को लेकर के। उसके बाद 1 साल के अंदर ही देखा कि कुछ चीज़ें और हैं जो शायद अभी पहलू जो समझने की ज़रूरत है, इसलिए फिर मैंने पीजीडीएम के साथ साथ मैं पीजीडीएम कर रहा था, उसके साथ ही मैंने अपना सिविल्स की तैयारी की शुरुआत करी। 2 साल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, 2 अटेम्प्ट्स दिए। उस दौरान जो सब्जेक्ट था वो सोशियोलॉजी था। समाजशास्त्र को पढ़ के समाज को और बेहतर तरीके से जाना, और कहीं ना कहीं वही एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ में कि समाजशास्त्र को पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं लगा कि आपको सिविल सर्विसेज के माध्यम से समाज को सर्व करना है, और ऐसा लगा कि शायद आप एक एनजीओ सेक्टर में जाकर के, एक्टिविज्म वाली फील्ड में जाकर के भी आप सोसाइटी को बहुत अच्छे स्तर पर सर्व कर सकते हैं। वहां से ये 2016 में एनजीओ सवाल है, जैसे हम लोग सब ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं, सबके परिवार में या तो कोई बिजनेस कर रहा है, नौकरी, परिवार वालों ने रोका नहीं, ये क्या काम करने जा रहा? नहीं, बिल्कुल रोका, सारा पैसा फूंका और तब एनजीओ। बिल्कुल रोका। मेरी अच्छी जॉब थी, मैं जॉब पे, जिस जॉब पे था मेरे को अर्ली स्टेज में जॉब मिल गई। उस समय रिसेशन का शुरुआत हो रही थी, लेकिन तब भी जॉब पर था। तो जब जॉब छोड़ी तो सबसे पहला सवाल पापा का था कि अब क्या करोगे। तो मैंने बोला देखता हूँ, तैयारी करूंगा। तो शुरू के 2 साल तो यही बोला तैयारी करूंगा, लेकिन जब ये चीज़ बोली कि हाँ एनजीओ बनानी है, एनजीओ पे काम करना है, समाज सेवा पे काम करना है, तो सबसे पहला जो अपोजिशन था वो फैमिली से ही आया कि एनजीओ में पैसा नहीं मिलता, उसमें कैसे घर कैसे चलाओगे, हाउ यू विल रन योर किचन, अपना परिवार कैसे पालोगे। तो मैंने देखा कि बहुत सारी देश विदेश में ऐसी एनजीओज हैं जो बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही हैं, लेकिन उनकी शुरुआत एक छोटे से किसी मूवमेंट से होती है, किसी एक पॉइंट से होती है। तो मैंने बोला जब हर एनजीओ को कुछ समय लगता है अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, तो उतना समय मुझे भी लगेगा, मैं दूंगा, और उसके बाद में देखते हैं। अगर मैं फिर भी नाकामयाब रहा तो मैं इतना मेरी शिक्षा मुझे इस लायक मुझे बना दिया है शिक्षा ने कि मैं कभी भी अपना करियर वापस से शुरू कर सकता हूँ। तो ये था हमेशा से। परिवार वाले तो चलो ठीक है, बाद में मान गए, शुरू में जैसे समाज में लोग, सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, पागल है लड़का इनका। हाँ, ये तो क्या है। कर रहा है, काम धंधा छोड़ के कहाँ लग गया। हमने शुरुआत जब करी थी तो हम नुक्कड़ नाटक कर लेते थे, तो हम अपने घर के सामने पार्क में प्रैक्टिस करते थे। तो कहते थे ये सबसे बड़ा तो यही है, बीटेक कर लिया, काम धाम छोड़ छाड़ के अब ये नुक्कड़ नाटक वाला काम चालू हो गया, ये जागरूकता कार्यक्रम, ये क्या है ये सब। तो एनजीओ को लेकर के एक सबसे बड़ा वो माना जाता है, जो कुछ नहीं कर सकता वो समाज सेवा का चोला पहन लेता है। जबकि ऐसा नहीं है, एनजीओ अपने आप में एक बहुत रिसर्च वाली फील्ड है, अपने आप में बहुत डीप समझने वाली फील्ड है, क्योंकि आप एक्चुअली में लोगों के माइंडसेट पे बदलने का काम करते हैं, आप लोगों का बिहेवियरल चेंज पे काम करते हैं। तो व्यवहार परिवर्तन एक दिन का काम नहीं होता, बड़ी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। हम इस चीज में पहले से ही मोटिवेटेड थे, हमें पता थी कि हमने जब शुरुआत करी तो हमने कूड़ा उठाना शुरू करा, स्वच्छता अभियान की बात करी, तो हमारा ईगो तो पहले से ही खत्म था, और हमारे पास ऐसा कुछ बहुत बड़ा हमने जीवन में उखाड़ा नहीं था कि हमें ये, आप लोग खुद ही उठाते थे। हाँ, हम लोग स्वच्छता अभियान करते थे, तो हम सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा है वो उठाते थे। हमने रामगंगा पर पिछले 6 साल से निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया, लगभग 1 लाख किलो से ज्यादा कूड़ा हमने अपने हाथों से उठाया है।
तो हम ये चीज पहले से ही लेकर के चलते हैं कि ईगो साइड में रखिए, अगर आपको समाज सेवा में आना है, क्योंकि आपको लोगों के स्तर पे बैठ करके उनकी समस्या का समाधान करना है। और ये लोग जो समाज के हैं, जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सबका तो हमेशा से किसी ना किसी बात पर ऐसा रहता ही था, लेकिन हम मोटिवेटेड थे और हमारे साथ जो टीम है वो मोटिवेटेड थी, उसको फेस कर लिया। अगर हम एनजीओ का पूरा एक स्ट्रक्चर समझे, एनजीओ क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, मतलब भाई रेवेन्यू कहाँ से आएगा, भाई पॉकेट में आ रहा नहीं आ रहा, आपकी आजीविका कैसे चलेगी, ये सिस्टम कैसे एनजीओ में काम करता है? देखिए, एनजीओ का बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो मैं एनजीओ के कई सारे आपको अलग अलग मॉडल दिखेंगे। मंदिर भी एक तरीके की एनजीओ है, मस्जिद भी एक तरीके की एनजीओ है, मदरसा भी एक तरीके का, वो कम्युनिटी ट्रस्ट होगा, शैक्षणिक संस्थाएं भी एक तरीके की एनजीओ है। तो उस एनजीओ के अंदर अलग अलग तरीके के प्रकार बने हुए हैं, लेकिन जो सिर्फ इसी चीज पर काम करती है कि समाज में किसी मुद्दे पर काम करना है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम करना है और रेगुलर फुल टाइम काम करना है। अगर आप किसी भी संस्थान में फुल टाइम काम देंगे, अगर आप करना चाहेंगे, तो आपको एक रेवेन्यू मॉडल बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर सेट करना पड़ेगा, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम रेडी करना पड़ेगा कि इनकम कितनी आएगी, कितना बजट आप निकालोगे, शिक्षा पे कितना बजट निकालोगे, पर्यावरण पे कितना बजट निकालोगे। उसके अनुसार आप ये तैयार करोगे कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, डोनेशन कौन देंगे। सरकार ने भी अलग अलग तरीके के ऐसे पैरामीटर बना रखे हैं जिसमें आप एनजीओ को प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड करा के इनकम टैक्स डोनेशन को आप ले सकते हैं, या सीएसआर में रजिस्टर्ड करके आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि 2013 के बाद में लॉन्च किया गया था, उसकी तरफ भी आप लोग जा सकते हैं। वहां से इंडियन कंपनीज हमें बहुत अच्छा फंड दे सकती हैं और वो उनके प्रोजेक्ट्स को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी इसके लिए हम एफसीआरए की बात कर लें, विदेश की किसी कंपनी से अगर आपको फंडिंग चाहिए तो आप गृह मंत्रालय की एफसीआरए एक्ट में रजिस्टर्ड कीजिए, वहां से भी आप फंडिंग ले सकते हैं। ये सब मॉडल को स्टडी करके एक अच्छा, मतलब एक एनजीओ स्ट्रक्चर को आप अगर फुल फ्लेश करेंगे तो आपको बेशक इस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। और एक छोटी सी रिसर्च थी कि लगभग 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक साल का टर्नओवर का है सीएसआर सेक्टर का, एनजीओ सेक्टर का। पहली कमाई कितनी हुई एनजीओ से? नहीं, कमाई नहीं बोलेंगे, एक शब्द में सही करेक्ट करूंगा कि एनजीओ में हम इनकम और एक्सपेंस की बात करते हैं, हम रिसिट्स और पेमेंट्स की बात करते हैं, हम आय और व्यय की बात नहीं करते और प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करते। तो यहाँ एक तो होता रसीदें कितनी कटी और खर्चा कितना हुआ। तो पहले साल की एनजीओ की बैलेंस शीट थी 95,000 की। उसमें हमने जब शुरुआत करी थी तो हमें लोगों से फंडिंग नहीं लेते थे, हम लोगों से न्यूज़पेपर ही लेते थे। पहले महीने हमने सिर्फ 40 किलो अखबार लिए दान में, तो 400 रुपए के बिके। फिर अब हम उसको बढ़ा करके 3,000 किलो, 4,000 किलो पर मंथ हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये हमारा एक रेगुलर काम है जो हम अभी भी चलाते हैं। ये बढ़िया काम है। अच्छा, एक और सवाल है मुरादाबाद के एनवायरनमेंट को लेकर। मुरादाबाद में आपने स्टडी करी है, क्या है यहाँ पर पर्यावरण की स्थिति, पानी को लेकर, वायु प्रदूषण, टोटल ओवरऑल क्या स्थिति अगर हम मुरादाबाद के नजरिए से देखते हैं तो? देखिए, 3 चीजों को हम मुरादाबाद के पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो 2-3 चीजें हम मोटी मोटी समझ सकते हैं। एक तो 2 नदियों के बीच में बना ये शहर है, एक नदी गांगन और एक नदी हमारी रामगंगा। लेकिन गांगन और रामगंगा के अलावा भी एक नदी है जिसे कड़ूला बोलते हैं, जो अब नाला बन गई है। वो तीसरी नदी भी जाकर के गांगन में मर्ज करती है। तो अब जो है, एक तो नदी का हो गया, यानी कि जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो नदियां कैसे वो करी जाए उस पर मैं आऊंगा अभी। दूसरा, वायु प्रदूषण को लेकर के हमारा शहर हमेशा से चर्चा में रहा है, ई वेस्ट को लेकर के चर्चा में रहता था, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के चर्चा में रहता था। लगभग हमारे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 5-6 महीने 400 से पार जाता था। 400 यानी कि बहुत ज्यादा हैजार्डस कंडीशन है। 0 से 100 तक सेफ है, 100 से 200 मॉडरेट वो है AQI, और 200 से 300 तक खतरनाक है, लेकिन 300 से 400 के बाद में बहुत ज्यादा हैजार्डस है। तो ऐसी कंडीशन में सांस लेना मुश्किल है और बहुत ज्यादा कार्डियो ऐसी क्रॉनिक डिजीज और आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इससे होती हैं। तो मुरादाबाद में रामगंगा में लगभग प्रदूषण जो होता था उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था STP, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कमी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कमी से जो हमारे शहर के लगभग 24 ऐसे नाले हैं जो रामगंगा में गिर रहे थे, वो सब नालों को टैप करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता थी, जो कि नहीं थे। अभी हमारे शहर का जो सीवेज डिस्चार्ज है वो लगभग 255 mld है, और 255 mld डिस्चार्ज के अगेंस्ट हमारे पास में सिर्फ 55 mld का एक STP है जो अभी वर्किंग है, उसमें भी सिर्फ 50% ही अपनी कैपेसिटी पे अभी चल रहा है। आप लोग जब काम करते हो, फील्ड में जा रहे हो, पब्लिक का रिस्पांस कहता रहता है, कहते हैं ये क्या है, आप लोग हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे हो, या कुछ इस तरीके का विरोध आप लोगों को झेलना पड़ा हो, जो चैलेंज हो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी और खुद की सेफ्टी की दृष्टि से? बिल्कुल, जब शुरुआत करी थी तो जब लोगों के सामने आप कोई भी नई चीज लेकर के जाएंगे, महात्मा गांधी का भी एक बहुत अच्छा स्लोगन था कि शुरुआत में लोग आप पे हंसेंगे, फिर बाद में आपको विरोध करेंगे,
फिर उसके बाद में कुछ दिन देखेंगे, देखने के बाद में देखेंगे कि कुछ बदलाव आया है, फिर वो आपके साथ हो जाएंगे, फिर आपको अप्रिशिएट करेंगे। वही कुछ ऐसा यहाँ पर भी। और रामगंगा में जब काम शुरू करा 2016 में, तो लोगों ने बहुत अगेंस्ट बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। आप तो हिंदू नहीं हो, आप तो रीति रिवाज नहीं मानते, आप हमारे धर्म पर, आस्था पर क्यों वो कर रहे हो, आप सिर्फ हमसे ही क्यों बात कर रहे हो, पॉलिथीन डालने के लिए, कूड़ा डालने के लिए हमें क्यों रोक रहे हो, सरकार से बोलो, प्रशासन से बोलो, डीएम कमिश्नर से, इनसे बोलो, ये नाले क्यों नहीं रोकते नदी में जो जा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक किया कि उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है, उनका अपना एक दायित्व है, वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन बतौर एक इंडिविजुअल, एक सजग नागरिक होने के नाते आपकी भी एक जिम्मेदारी है जिसमें आप अपनी भूमिका निभाइए। तो लोगों ने अब ये चीज स्वीकार्यता दी है कि पहले नवरात्रि मेले पे या किसी भी मेले पर नदियों की तरफ हम हमेशा से जाते हैं, तो 20,000 30,000 लोग जो अपने घर का ऐसा वेस्ट लेकर के आते थे, वो अब मुश्किल से वहां पे 10-15,000 20,000 लोग आते हैं, लेकिन कूड़ा लेकर के नहीं आते। और वो पूछते हैं कि इस बार हवन सामग्री कहाँ डालें, पॉलिथीन को डस्टबिन में फेंकते हैं। तो ये बदलाव है जो कहीं ना कहीं पिछले 6-7 साल में देखने को मिल रहा है। अच्छा, बीते कई सालों में जब हम देखते हैं, हमारे पास आंकड़े भी हैं कि एयर पोल्यूशन से 20 लाख लोग मर गए। आपके पास क्या डेटा है? हाँ, लगभग बिल्कुल सही बात है। ये 2023 का लगभग डेटा है कि इंडिया में लगभग हर साल 2 मिलियन के करीब, 2.1 मिलियन के अराउंड एयर क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी की वजह से, यानी एयर पॉल्यूशन, जिसमें कई सारे फैक्टर। 1 मिनट में 4 लोग मर रहे हैं प्रदूषण से। बिल्कुल, 1 मिनट में लगभग 4 लोग मर रहे हैं। और अगर हम सड़क सुरक्षा की बात करें, अभी हमारा सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, तो लगभग प्रति 3 मिनट में 1 मृत्यु होती है सड़क सुरक्षा। 1 मिनट में देश में 4 लोग प्रदूषण से मर रहे हैं, खासकर एयर प्रदूषण से। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे? मतलब उससे बचने का क्या तरीका? भाई एक्सीडेंट में चलो ठीक है, हेलमेट लगा रहे हैं, इसको कैसे रोका जाए? बहुत बड़ा एक इसमें जो अभियान है, जो जिसकी भूमिका बहुत हर साल तय की जाती है, वो है बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम। ये बात बिल्कुल तय है कि जितना कार्बन हम रिलीज कर रहे हैं, उतना ही कार्बन सिंक हमें तैयार करना है, यानी उसके अगेंस्ट ही हमें उससे ज्यादा प्लांट लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, और वो पेड़ कार्बन सिंक का काम करेंगे। जितना कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, वो ऑक्सीजन रिलीज करके उसको न्यूट्रल करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि वृक्षारोपण किया जाए। दूसरी चीज, जितना हो सके नेचुरल गैस की तरफ प्रमोट करें। अब पीएनजी चलने लग गई है, सीएनजी बाइक पे, गाड़ी पे सीएनजी बाइक भी आई है, ये सब चीजें चल रही हैं। ईवी की तरफ हम जाएं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं, वो फिर से पॉल्यूशन को बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी हम अगर सिर्फ डीजल और पेट्रोल की तरफ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज खत्म भी होंगे। और फॉसिल फ्यूल्स, घरों में ईंधन के रूप में जो लकड़ियां जलाना है, कोयला जलाना, ये बहुत बड़ा लॉस है। ये भी कहीं ना कहीं इसको और बढ़ाता है। एक लास्ट चीज और है, वो है गवर्नमेंट की तरफ से जो करना चाहिए, वो है कि कोल पर हम थर्मल प्लांट अभी भी चला रहे हैं। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर क्यों नहीं जा रहे? इतने ज्यादा नदियां हैं हमारे यहाँ, गंगा का ही अच्छा खासा स्ट्रेच है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकते हैं। हमारा देश के अंदर सबसे ज्यादा सोलर पावर। अगर पानी को या बांध बनाने में या किस कोई भी इस तरीके की चीजें, वहां भी तो पर्यावरणीय नुकसान है। लेकिन अभी देखेंगे हम, जैसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है सोलर, तो अगर हम सोलर को लेकर के चले, तो इंडियन सोलर अलायंसेस भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम सोलर सेक्टर की बात करें, तो वहां से भी हमारे पास में, और हमें कई तरीके निकालने हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, हमें पता है हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चाहते हैं। तो हमें सेफ और सस्टेनेबल की तरफ जाना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, इनको भी धीरे धीरे कम करने की बात चली। बिल्कुल, यूरेनियम की कहीं ना कहीं रिस्क है कि नेचुरल सोर्सेज पे जाएं, हाँ। किसी और चीज पे, नई टेक्निक्स पे जाएं। अभी हम एलन मस्क की कंपनी देख रहे हैं, वो कुछ इसी पे काम कर रही है जी। एक और चीज है कि दुनिया में या देश में पोल्यूशन पे बहुत बात होती है, एसी हालों में बैठकर बात होती है। आपको क्या लगता है अब अगले 10 सालों में दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, 10 सालों की बात ना करके हम अगर ये देखें कि अगर अभी हम नवंबर के महीने में बैठे हैं, और अभी हमारे यहाँ पर स्वेटर का कल्चर ही नहीं आया, हमें एसी चलाने की जरूरत पड़ रही है, आपको मुझे भी पसीना आ रहा है, तो ये पिछले इतने सालों में तो कभी नहीं हुआ। 100 सालों में पिछले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना गर्म नवंबर रहा हो, लेकिन अभी है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती है कि वैश्विक तापमान बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और जो हमारे ग्लोबल टेम्परेचर से, जिन्हों 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकने के लिए COP चलाई गई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, वो पेरिस से लेकर के दुनिया भर की अलग अलग हर साल होती है। इस बार भी हमारी अजरबैजान में होने वाली है, 11 नवंबर को शुरू होगी, तो उसमें भी ये फिर से चर्चा की जाएगी। तो जहां एसी हॉल में बैठ करके सारे जो प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स हैं, उसमें अमेरिका है, चाइना है, ये सब मैक्सिमम जो की प्लेयर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है कि पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, वैसे ही एक जरूरत है कुछ लोग एसी हॉल में बैठ के बात करें, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को जमीनी स्तर पे उतर करके, खास तौर से इंडिया की जो बड़ी एनजीओ है, उनको जमीनी स्तर पे उतर करके गवर्नमेंट के साथ में क्लब करके कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स को लेने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारे ग्लोबल टेम्परेचर्स में कुछ ना कुछ रुकावट आए, और एक
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, सतत विकास की तरफ हम लोग अगर अग्रसर हो तो शायद हम इन चीज़ों से चुनौती से पार पा पाएंगे। एक एनजीओस पर एक सवाल भी लगता है, ये लोग डेवलपमेंट में काफी बाधाएं पहुंचाते हैं, मतलब देश के अलग अलग शहरों में भी, कि भाई कोई प्रोजेक्ट लग रहा था तो एनजीओस ने स्वाभाविक उस तरीके का कुछ करा, ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगता है। स्वाभाविक सा सवाल है कि जब कहीं भी विकास की बात होती है तो विकास के लिए सबसे पहली चीज देखी जाती है जमीन। देहरादून में सहजधारा रोड, कभी सहजधारा उसको बोला जाता था कि वहां पर 100 स्प्रिंग्स के ऐसे ऐसे पेड़ थे, बहुत 100 साल पुराने पेड़ थे। आज सहजधारा रोड पर कई सारे पेड़ काट दिए गए जस्ट कि सड़क को चौड़ा करना है। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो हम पेड़ को काटने से पहले नहीं सोचते। मुरादाबाद में लगभग 11,000 पेड़ काटे जा रहे हैं एक हाईवे को चौड़ा करने के लिए, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स है वो ये है कि अगर आप 1000 पेड़ काट रहे हैं तो आप 10,000 पेड़ लगाएंगे, यानी आप 10 गुना पेड़ लगाएंगे भी। तो जब आप 10 गुना पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो 10 गुना पेड़ कब बड़े होंगे, वो 10 गुना पेड़ कब एक्चुअली में ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करेंगे? एक 100 साल पुराने पेड़ को काटना और एक पेड़ को अभी रोपित करने में 100 साल लग जाएंगे उसको वापस उस लेवल तक पहुंचने में। तो कहीं ना कहीं एनजीओ इस पे विरोध भी करती है कि डेवलपमेंट अगर हो तो ऐसा डेवलपमेंट हो जो सस्टेनेबल हो, जिसमें पर्यावरण की बात की जाए, जिसमें लोगों को किसी तरीके की हानि की बात की जाए। वन गुजर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जहां पर जो वनों में रहती है, लेकिन जब वन ही काट देंगे तो वन गुजर कहाँ जाएंगे? जो वनों में रहने वाले ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? जल जंगल जमीन की बात हमेशा से की जाती है, ये लोग, इनकी यही रिसोर्सेज हम इनसे छीन ले तो ये कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं एनजीओ को इसलिए कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आ जाते हैं, लोगों को लेकर के खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका मकसद कभी भी ये नहीं रहता कि वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट आए। उनका मकसद रहता है कि वो एक ऐसे डेवलपमेंट की मांग करे सरकार से, प्रशासन से, जो कि सस्टेनेबल हो, जिसमें लोगों की भी बात हो और पर्यावरण की भी बात हो। वो बात आपने अपने पक्ष की, लेकिन कभी कभार गंभीर आरोप भी लगते हैं। एफसीआरए में भी कई सारे, इसीलिए एनजीओस के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हुए, आरोप भी लगते हैं। आपको क्या लगता है एफसीआरए में जो जिन एनजीओस पर बैन लगा वो सही लगा या गलत लगा? सरकार ने जो नीति अपनाई अब वर्तमान सरकार ने, उसे किस नजर? क्योंकि मैं खुद एक एनजीओ फ्रेटर्निटी का पार्ट हूँ, तो ये जितनी भी एनजीओस हैं, कुछ मदर एनजीओस हैं जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही हैं, उनके एफसीआरए जो लाइसेंसेस थे वो रिन्यू नहीं हुए थे कई कई सालों से। उनके अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा कुछ एरर्स थे, उनके अकाउंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा लेखा जोखा जब सरकारों ने चेक किया तो लगभग 20-25 हज़ार एनजीओस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए। और फिर सरकार ने एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना करके बोला कि अब दोबारा से आप लोग अपने रिन्यूअल के लिए डॉक्यूमेंटेशन लाइए, और जो जो एनजीओ उसमें पास होती है कि उनको रजिस्ट्रेशन वापस से बहाल कर दिया गया। तो इस चीज़ के लिए हमें सरकार का अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जो गलत काम कर रही है, चाहे वो कोई भी एनजीओ हो, मेरी हो या किसी की भी हो, तो उसको कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस पूरे करने चाहिए। और आज इनकम टैक्स हो, चाहे एफसीआरए हो, चाहे गवर्नमेंट का सीएसआर एक्ट हो, कोई भी एक्ट है, वो कहती है कि अगर एनजीओ फुल टाइम काम कर रही है, प्रॉपरली ग्राउंड पर कुछ इंपैक्ट लाना चाह रही है, तो वो कंप्लायंसेस को फॉलो करके चले। तो ये जाहिर सी बात है, एक अच्छी चीज़ है कि अगर गलत एनजीओ कोई काम करी तो एफसीआरए कैंसिल होना चाहिए। और ये बात सही है कि बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो एफसीआरए का मिसयूज करके अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करती हैं, साइबर क्राइम से लेकर के तमाम तरीके की चीजें उसमें इन्वॉल्व है। कपिल, एक और बड़ा मुद्दा हम देखते हैं अक्सर, अक्टूबर से दिसंबर तक लोग कहते हैं कि दिवाली में पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट्स आते हैं वो अक्टूबर सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक से लेकर और दिसंबर तक, मतलब दिसंबर लास्ट तक भी एक्यूआई है जो, मतलब अब मुरादाबाद का, छोटे छोटे शहरों का भी 400 का बहुत ज्यादा, मुरादाबाद तो वर्ल्ड में टॉप 10 पोल्यूशन सिटी में भी रिकॉर्ड बना चुका है। आपको क्या लगता है कि ये बड़ी वजह क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह है इस समय, तो एक वजह तो नहीं कह सकते हम, कंटिन्यूअसली सारी चीज़ें होती हैं इस समय। मौसम बदलने वाला होता है, फॉग भी आना शुरू हो जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ इस समय धान की भी कटाई होती है। सबसे पहले यही रिवाजें चलते हैं कि धान कटाई होती थी, तो मुझे लगता है जब से बहुत टाइम से चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है। ये स्थिति क्यों बन रही है कि हाँ, पराली, कई सारी चीजें आप सीधे जिम्मेदारी डाल देते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा पराली एक फैक्टर हो सकता है, पर केवल पराली ही सारा फैक्टर नहीं है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, स्मॉग भी है उसके अंदर आपका ये जो और हमारी एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस है वो भी उसके अंदर है। पॉल्यूशन का मूवमेंट भी इस समय, मतलब इस समय रोड पे मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, ये भी कहीं ना कहीं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी चीज है। मुरादाबाद के पर्सपेक्टिव में मैं बताऊं तो पिछले 3-4 साल से अभी हमारे शहर की हवा लगभग 9 महीने बेहतर रहती है, 300-250 से नीचे ही रहती है, मॉडरेट कंडीशन में रहती है। और पीछे 2-3 सालों से क्यों बिगड़ी हुई थी? क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे काम हो रहे थे। PM 2.5, PM 10 जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बहुत ज्यादा फील्ड, मतलब एटमॉस्फेयर में आपको मिलता है। दूसरा, हमारे यहाँ अभी इस समय क्या है कि ग्रीन कवर भी बढ़ाया जा रहा है,
AQI के मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स भी कई सारे बेटर किए गए हैं कि कहाँ से एयर क्वालिटी मॉनिटर किया जाए। जगह जगह पर फॉगिंग जो पानी के छिड़काव पे वो भी किया जा रहा है। जैसे कई बार क्या होता था, एयर क्वालिटी मॉनिटर लगा है, वहीं पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि वो PM10 PM2.5 उड़ रहे हैं, लेकिन वो ना उड़े उसके लिए सड़क पर पानी डलवाया जाता है, जो ग्रे वाटर है उसको यूज़ किया जाता है। तो ऐसे पैरामीटर्स की वजह से AQI अभी कंट्रोल्ड भी है। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन आप दे सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग बहुत ज़्यादा है। कुछ हद तक हाँ आप कह सकते हैं कि पेडल जो हमारा ये है स्टेबल बर्निंग का भी एक रोल है उसमें। कपिल, एक और बड़ी चीज है, अगर हम मुरादाबाद देखते हैं, वेस्ट यूपी में देखते हैं, जो ग्राउंड वाटर है, आर्सेनिक बहुत हो रहा है, लोगों को कैंसर बहुत हो रहा है, और कई ब्लॉक्स तो ऐसी हैं जहां पर ट्यूबवेल की बैन हो गई किसानों के लिए भी। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? देखिए, हम वैसे अगर वेस्टर्न यूपी को देखेंगे या अपना ये यूपी का अधिकतर पोर्शन देखेंगे तो हम गंगा के दोआब क्षेत्र के लोग हैं। तो हमारे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ सतत जो जमीन के नीचे जल है वो बहुत, भूगर्भ जल जो है वो पर्याप्त है। लेकिन हम जिस तरीके से हनन कर रहे हैं सबमर्सिबल पंप लगा करके या छोटी छोटी चीजों में, एक्सेसिव हमारा पर लीटर कंज्यूमशन, पर डे कंज्यूमशन बहुत है। हमारे लाइफ स्टाइल में ऐसी चीजें चेंज हो रही हैं कि सुबह उठ करके हम घर के बाहर नाली साफ करने में पानी बहा रहे हैं सबमर्सिबल लगा करके, रोज गाड़ी के धुलने के लिए 1000 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हम 40 लीटर में गाड़ी धुल सकते हैं। और अनऑथोराइज बहुत सारे ऐसे वॉशिंग प्लांट्स हैं, ये सब चीजें लग रही हैं। इन सबसे कहीं ना कहीं, क्योंकि जमीन से पानी निकालने में टैक्स तो देना नहीं पड़ रहा है, और वो लोग जो है सबमर्सिबल के नाम पर बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। भैंसे हम अपनी सबमर्सिबल पंप से नहलाना चाहते हैं। हम छोटा सा, हमें 1 गिलास पानी लेना है, लेकिन हम क्या करते हैं, RO लगाते हैं, 20 लीटर पानी खराब करके 5 लीटर पानी निकालते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक्टिविटीज ऐसी हैं जो ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रही है। मुरादाबाद एक चीज और है कि मुरादाबाद 100% ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट शहर है। ये हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा शहर 2 नदियों के बावजूद भी, पूरा शहर जो पानी पी रहा है वो सिर्फ जमीन के नीचे से पी रहा है। 25 साल पहले आपको मुरादाबाद की तमाम सड़कों पर हत्ती का नल लगा हुआ मिल जाता था, आप उसका पानी पी सकते थे। आज आप उस पानी को नहीं पी सकते, क्योंकि वो 40 फीट 50 फीट पे लगता था। आज आपको 200-250 फीट बोरिंग करा करके तब आप साफ पानी लेंगे, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि उसके अंदर आपको आर्सेनिक या फिर ऐसे सिलिका सब्सटेंस आपको उसके अंदर नहीं मिले। तो चैलेंज तो है हमारे सामने, और कहीं ना कहीं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारे लाइफ स्टाइल, हमारी बिगड़ती ऐसा कल्चर जिसमें हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव हनन कर रहे हैं पानी का। तो मैं अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि भूगर्भ जल की बात है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी ये है कि पर्यावरण संरक्षण पे तो काम कर ही करें, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्ज, पुराने तालाबों को जीवित करना, पुराने कुओं को जीवित करना जो गाँवों में होते थे, उन सबको जीवित करने की एक मुहिम भी चलनी चाहिए कहीं ना कहीं। चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से चले, तो वो बहुत अच्छे स्तर तक हमारे इस जमीन का जो हमारा भूगर्भ जल है उसको रिचार्ज करने में बहुत बड़ा सहायता प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद कपिल, हमें समय देने के लिए। तो 2-3 बड़ी मोटी मोटी बातें पता चली। WHO के रिकॉर्ड के अनुसार प्रीमेच्योर 17 लाख मौतें होती हैं पर्यावरण की वजह से, और भारत में अगर बात करें 20 लाख लोग वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं, और जबकि एक्सीडेंट में 2 से 3 लाख लोग ही हर साल मौत हो रही हैं। तो पर्यावरण को लेकर आप लोग चिंतित हो जाइए, क्योंकि मौत का निशाना अब जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ा शिकार कर रहा है लोगों को अपने पंजे में ले रहा, वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार का प्रदूषण लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और नए गेस्ट के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थर्ड आई न्यूज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और हमारे वीडियोस पर कमेंट जरूर करिए। Yeah.